रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलिए शुरू कर लेते हैं एक बार। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको फ्राइडे की क्लास में प्रोनाउन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा करी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पहले तो समझना है ये क्या होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए इस शब्द को समझिए आप। डेमोस्ट्रेट एक वर्ब होती है, डेमोस्ट्रेट करना मतलब क्या है? मतलब प्रदर्शन करना, दर्शाना, समझाना, बताना, दिखाना, ऐसे इसके मतलब होते हैं, है ना। डेमोस्ट्रेट करते हैं मतलब आप उस चीज को छुपी नहीं रहने देते, आप इसको अनकवर कर देते हैं, आप उसको डिस्क्लोज कर देते हैं, दिखा देते हैं, है ना। प्रदर्शन करना ये इसका मतलब होता है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होंगे बेटा? जो किसी चीज को अनकवर करेंगे, यानी कि उसको रिवील करेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे। इसमें ये चार वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं बेटा? एक तो आता है दिस, उसके बाद दैट, उसके बाद दीज और उसके बाद में दोज। इन चार वर्ड्स को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं बेटा, ठीक है। अब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि दिस इज माय टेबल, तो मैं क्या कर रहा हूं? दिस लगा के इसको इंडिकेट कर रहा हूं ना, छुपी नहीं है ना, आपको दिखा रहा हूं दिस, ये वाली, है ना। मैं कहूं दैट इज योर बॉटल, वो आपकी बॉटल है ना। ऐसे तो मैं क्या कर रहा हूं? दिस दैट दीज दोज से इंडिकेट कर रहा हूं, यानी कि दर्शा रहा हूं, दर्शाकर किसी चीज को दिखा रहा हूं मैं। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। यहां पर एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। ये चारों के चारों वर्ड्स सर प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक ही वर्ड दो दो काम करने लग जाए? दो दो नहीं, एक वर्ड चार चार काम भी करने लगता है, समझना पड़ेगा आपको, है ना। वर्ड का फंक्शन बताएगा कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जैसे अब इनमें से कोई भी एक वर्ड उठा लूं मैं, मैंने यहां पर लिखा है, मैंने यहां पर बेटा एक छोटी सी बात लिखी है कि दिस इज माय पेन। ये बहुत छोटी सी बात लिखी है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि दिस कार इज नाइस। आप देख पा रहे हो दोनों सेंटेंस में दिस लिखा हुआ है ना। ये जो दिस है यहां पर और ये यहां पर दिस है, ये अलग अलग जगहों पे यूज होने की वजह से इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग अलग हो गया बेटा। बस आपको ये पता हो कि प्रोनाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है सर? एक बार मेरे साथ में सीखेंगे। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन की जगह पर आता है, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, है ना। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। अब जरा यहां पर देखिए, इस सेंटेंस की बात करेंगे तो ये तो यहां पर वर्ब है, और वर्ब से पहले कौन आता है? वर्ब का सब्जेक्ट आता है। नीचे लिख देते हैं। ये तो बेटा क्या थी? यहां पर वर्ब थी, और वर्ब से पहले कौन आता है? वर्ब का सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपको पहले से ही बता चुके हैं कि सर ये बात बहुत पुरानी हो गई कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए और ऑब्जेक्ट होने के लिए वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए? या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। ये बात आपको हर बच्चे को पता है। तो अब यहां पर ये सब्जेक्ट है, तो सर सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। या तो नाउन मतलब क्या? नाम किसी का। या फिर प्रोनाउन क्या होता है सर? जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाए, ऐसा वर्ड। तो सर ये नाउन तो है नहीं। अब ये क्या है? ये सर प्रोनाउन है, तभी सब्जेक्ट बन रहा है। और कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही नीचे वाले सेंटेंस में आते हैं तो फिर से हर सेंटेंस में एक वर्ब होती है। ये वर्ब हो गई। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? वर्ब से पहले जो है वो वर्ब का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट फिर से हमने देखा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। इस बार ये क्या है सर? सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में इस बार नाउन है, और पहले सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन था। बस नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं सब्जेक्ट, और कोई नहीं बन पाता। इनके इक्विवेलेंट नाउन फ्रेज बन जाते हैं, नाउन क्लॉज बन जाते हैं, लेकिन होंगे तो नाउन ही वो। अब नाउन से पहले कौन आते हैं बेटा? अब नाउन से पहले एडजेक्टिव्स आते हैं। नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आ सकते कभी भी। यानी कि अब ऊपर वाला दिस और नीचे वाले दिस में देख लो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? ये भी दिस है, ये भी दिस है, एक ही स्पेलिंग है, एक ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ग्रामर अलग अलग है। ऊपर वाला दिस सब्जेक्ट बन पा रहा है, इसका मतलब वो प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और नीचे वाला दिस सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो बगल में एक और नाउन है, और नाउन उसी नाउन की विशेषता बताने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है उस नाउन को, दर्शा रहा है। दर्शाकर क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव्स हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। तो ये संकेत ही तो कर रहा है। जैसे मैं कहूं कि दोज स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर रहा हूं? उन स्टूडेंट्स को संकेत कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, आपको दर्शा रहा हूं। तो ये क्या हो गया बेटा? ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए पहले वाले में केस टाइप सेम रहेगी, ये है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये है आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आती है?
तो ये चारों वर्ड्स के साथ में ऐसा होता है, ये प्रोनाउन भी होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, है ना। एक आध और वर्ड को उठा लो इसमें, इनमें से दोज को उठा लो। लो थर्ड सेंटेंस में मैंने लिखा, मान लीजिए दोज वर वेरी स्मार्ट। मान लीजिए कुछ लोग मिले थे मुझे कल परसों, तो आपने पूछा आके कि सर वे लोग कैसे थे, हाउ वर दे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दोज वर वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट थे, वे लोग बहुत स्मार्ट थे, इंसानों की तरफ ही इंडिकेट कर रहा हूं मैं। तो यहां पर और एक सेंटेंस चौथा और लिख दिया मैंने छोटा सा आपके लिए। मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि जैसे मैंने यहां पर लिख दिया दोज चेयर्स आर न्यू। अब देख रहे हो इन दोनों सेंटेंस में बिल्कुल वही अंतर है जो पहले दोनों में था। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर हर सेंटेंस में एक वर्ब आती है, यहां पर ये क्या है बच्चों, वर्ब है। और वर्ब से पहले कौन आता है, वर्ब का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ये क्या है सर, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखोगे तो ये आर क्या है, वर्ब है। और वर्ब से पहले कौन आता है, वर्ब का सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, फिर से यहां सब्जेक्ट प्रोनाउन था, लेकिन यहां पर क्या है बेटा, नाउन। ठीक है, अब नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन से पहले कौन से वर्ड्स आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। देख लो वर्ड सेम है, दोज और दोज। सिंपल याद रखना है, अगर साथ में नाउन है तो ये एडजेक्टिव, अगर साथ में नाउन नहीं है तो फिर ये प्रोनाउन है। बहुत सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा। यहां पर दिस के साथ में कार है, इसका मतलब दिस एडजेक्टिव है। यहां पर दोज के साथ में चेयर्स हैं, इसका मतलब दोज भी क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहां दिस के बाद में वर्ब आ गई, दोज के बाद में वर्ब आ गई, इसका मतलब ये सब्जेक्ट बन रहा है, खुद ही प्रोनाउन है। ठीक है, इतना हमने सीख लिया। इसका मतलब ये चारों के चारों वर्ड्स प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। यहां पर हमने इन छोटी छोटी बातों से ये जान लिया। एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी, यहीं से आपको दिख गया होगा वैसे तो, दिस और दैट ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं, मतलब एक की बात करते हैं। और दीज और दोज ये दोनों कैसे होते हैं बेटा, ये दोनों प्लूरल होते हैं, मतलब दो या फिर दो से अधिक की बात करते हैं। इतनी कहानी क्लियर हुई है सभी बच्चों को। हाँ, एक छोटी सी बात और बतानी है इनसे मुझे आपको। देखिए होता ही है बच्चों कि दिस और दैट होते हैं ना, ये दर्शाने का काम करते हैं। ये किसी पास वाली, सॉरी, अच्छा इन दोनों में नहीं है ये अंतर, आई एम सॉरी। हाँ ऐसे बताते हैं, देखो एक तो वर्ड है हमारे पास दिस और एक वर्ड है हमारे पास दीज। अब दिस सिंगुलर है, दीज प्लूरल है, ये तो तुमको पता ही है, पहले ही मैंने बता दिया है ना। लेकिन ये दिस और दीज ये पास वाली चीज को या फिर करंट वाली चीज को दिखाने के लिए काम करते हैं। प्रेजेंट में है, पास में है, उसको दिखाने के लिए काम करते हैं। यानी ऐसी कोई चीज जो आपके नियर है या फिर प्रेजेंट में है या फिर प्रेजेंट में है, आप ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, और अब कौन से दो बच गए, अब बच गया दैट और दोज। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा, ये ऐसे वर्ड्स हैं, देखो दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल है, ये तो तुमको पता ही है। उसके अलावा एक और काम करते हैं ये कि ये पास वाली चीज को नहीं, ऐसी चीज को जो थोड़ी सी हमसे दूरी पर, फार है ना, और या फिर पास्ट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में, पास में या फ्यूचर में, मतलब प्रेजेंट में नहीं है, कुल मिला के उनकी बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, दैट और दोज। मैं आपको बोल के दिखाता हूं। जैसे मैं आपसे पहले मैं बात करता हूं इनकी, दिस और दीज में मैंने बताया ना नियर और प्रेजेंट का है। दिस से सिंगुलर, जैसे मैं कहूं कि यहां पर मान लीजिए कोई चीज है, यहां पर एक बैट रखा हुआ है, बैट, क्रिकेट का बैट। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, दिस बैट इज माइन। माइन याद आ रहा है कुछ, माइन, माइन का मतलब क्या है, माई और प्लस नाउन, दिस बैट इज माइन। तो वो पास में रखा हुआ है और सिंगुलर बैट है, तो मैं कह रहा हूं ये मेरा बैट है। लेकिन मान लीजिए वहां पर दो बैट्स हैं, देयर आर टू और मोर देन टू बैट्स, दो या दो से अधिक है। अब मैं क्या कहूं, ये बैट्स मेरे हैं। अब क्या दिस बोलूं या दीज बोलूं, दीज बोलूंगा, दीज बैट्स आर माइन। ये दिस और दीज आपके क्लियर हुए, प्रेजेंट में है और मेरे नजदीक हैं। अब मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं और बैट यहां पर नहीं है, बैट्स बैट्स रखे वहां पर उस हॉल में, उस कमरे में। अब मैं क्या बोलूं वहां पर, अब मैं बोलूं एक बैट है तो दैट बैट इज माइन या दैट बैट इज गुड, है ना। पास्ट की बात करूंगा तो मान लीजिए पास्ट में एक बैट था मेरे पास जो कि टूट गया, अब नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, दैट बैट वाज वेरी गुड। वो बैट जो था ना पास्ट में था और सिंगुलर था, तो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा था वो। ठीक है, और मुझसे दूरी पर भी था। दूरी इन द सेंस ये फार, दूरी इन द सेंस टाइम की भी डिस्टेंस हो सकती है और फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकती है ना। दोज से कहूंगा तो दोज, जैसे मैं कहूं कि
मेरे कुछ दोस्त थे जो अब मेरे साथ नहीं है, वो दूसरे शहर में चले गए, है ना। मतलब वो कहाँ रहते हैं, अब वो अब मैसूर में रहते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, दोज वर माई बेस्ट फ्रेंड्स। दोज कह रहा हूं, पास्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्लूरल है इसलिए दोज कह रहा हूं, और पास्ट में है इसीलिए पास्ट में। ठीक है, तो ये दूरी का एहसास हो या फिर टाइम डिस्टेंस हो जाए, इससे भी हमें पता चलता है कि ये बात है पास्ट के लिए, यानी कि हमारे प्रेजेंट में या नियर में नहीं है। ठीक है जी, चलिए पूरा नोट कर लेंगे, जितना आपको समझ में आया उतना। आगे बढ़ते हैं उसके बाद। हो गया क्या सभी का? चलिए आगे बढ़े। हो गया ना। देखिए, अब हम क्या सीखने वाले हैं बेटा, ये जो हमने बैकग्राउंड सीखा है ना, क्वेश्चन यहां से ऐसे नहीं पूछते। क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका एकदम अलग है, यहां से एकदम अलग है। मैं बताता हूं कैसे पूछते हैं वो क्वेश्चन। बस आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं, कि ये दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, दीज और दोज प्लूरल होते हैं, ठीक है। दिस और दीज ये किसी नियर या प्रेजेंट थिंग्स के बारे में बात करते हैं, और दैट और दोज ये कोई चीजें जो फार है या फिर प्रेजेंट में नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इतना समझ लिया हमने। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोज प्लूरल है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस और दैट सिंगुलर प्रोनाउन है तो किसी सिंगुलर नाउन की जगह पर ही आ पाएंगे, और दीज और दोज अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो किसी प्लूरल नाउन की जगह पर ही आ पाएंगे, है ना। प्रोनाउन है तो नाउन की जगह पर ही तो आएंगे। इतनी कहानी आपको पता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, हो गया ना सभी का? देखो जी, आप एक सेंटेंस देखेंगे मेरे साथ में। अगर मैंने कई बार ऐसा लिखा,
क्या लिखा हुआ है बेटा? द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन मुंबई। देखिए, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों का पहले मीनिंग जानते हैं, उसके बाद में समझते हैं। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन मुंबई। क्या मतलब है? दिल्ली का जो एयर है, दिल्ली में जो हवा है, वो ज्यादा पॉल्यूटेड है किससे? मुंबई से। यानी दिल्ली में जो हवा है वो ज्यादा प्रदूषित है मुंबई से। दूसरे में लिखा है द स्टोरीज ऑफ द रामायण आर मोर इंटरेस्टिंग देन द महाभारत। रामायण की जो कहानियां हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा दिलचस्प है किससे? महाभारत से। अब ये इनको बोलते हैं, एक खास टाइप के एरर्स हैं जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से बनते हैं। पहले तो इनके बारे में समझ लेते हैं। पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है? दिल्ली की हवा का मुंबई की हवा से कंपैरिजन हो रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है? रामायण की कहानियों का महाभारत की कहानियों से कंपैरिजन हो रहा है। अब जरा समझे ये कंपैरिजन कैसे? ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं बेटा आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन। कैसा कंपैरिजन? आउट ऑफ क्लास। मतलब ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, बेतुकी तुलना बोलते हैं हिंदी में, बेतुकी तुलना। अब बेतुका तुलना कैसे करते हैं जरा समझना। मैं आपको बोल के बताऊं कि देखना, मैं देखिए तुलना हमेशा समान चीजों में होती है। कंपैरिजन विल बी कंडक्टेड इन द सेम थिंग्स। कंपैरिजन सेम चीजों में होता है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास जो ये जो बॉटल ना पानी का, ये पानी का बॉटल है। इस बॉटल की कीमत इस पंखे की स्पीड से ज्यादा है। तो आपको कैसा लगेगा सुन के कि सर बोतल बोतल की कीमत है और पंखे की स्पीड है। ये तो दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। स्पीड का स्पीड से करें, कीमत का कीमत से करें। फिर मैं आपसे कहूं कि मेरी शर्ट का जो कलर है ना, मेरी शर्ट का जो कलर है वो इस कुर्सी की कीमत से ज्यादा है। तो आप कहेंगे फिर से सर ये बेतुकी तुलना हो गई। शर्ट की कीमत है तो कुर्सी की भी कीमत चाहिए, शर्ट का कलर है तो कुर्सी का भी कलर होना चाहिए। सेम चीजों में होना चाहिए ना कंपैरिजन। तो बात समझ में आ रही है?
ऐसा ही कुछ कंपैरिजन इन सेंटेंसेस में हो रहा है और बचपन से हम करते हैं ऐसा कंपैरिजन। जैसे दो बच्चे हैं, दोनों ने एक एक पेज हैंडराइटिंग लिखा, अब वो पहला वाला आके दूसरे वाले से कहता है कि देख मेरी हैंडराइटिंग तुझसे अच्छी है। दिख रहा है यहाँ पर? मैं मान लीजिए मैंने एक बाइक खरीदी, अब आपने 1 साल पहले खरीदी बाइक, मैंने आज खरीदी है, तो मैं कह रहा हूं देखो मेरी बाइक तुमसे न्यू है। ये पॉसिबल है कभी? मेरी बाइक तुमसे न्यू या ओल्ड नहीं होगी, तुम्हारी बाइक से न्यू या ओल्ड होगी। ऐसे वो जो बच्चे बोल रहे हैं ना मेरी हैंडराइटिंग तुमसे अच्छी है, मेरी हैंडराइटिंग तुम्हारी हैंडराइटिंग से अच्छी या खराब हो सकती है, तुमसे कैसे हो सकती है? हैंडराइटिंग का कंपैरिजन हैंडराइटिंग से होगा, बाइक का नया होना या पुराना होना वो बाइक से कंपैरिजन होगा, इंसानों से कैसे हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? जैसे बोलते हैं दो घरों में दो डॉगी हैं, ठीक है, तो पहला वाला बोला है कि देख हमारा जो डॉगी है ना वो तुमसे ज्यादा क्या है, कुछ भी मान लो, तुमसे ज्यादा फास्ट है या स्मार्ट है, कुछ भी है, तो ये प्रॉब्लमेटिक टास्क हो गई है। तो हमारे डॉगी का कंपैरिजन तुम्हारे डॉगी से होगा, तुमसे कैसे हो जाएगा? और तुम्हारा कंपैरिजन हमसे होगा, डॉगी से कैसे हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? ऐसा ही कुछ इनमें। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन मुंबई, इसका मतलब अभी दिल्ली की हवा ज्यादा प्रदूषित है किससे? मुंबई से। मुंबई से कैसे कंपैरिजन हो सकता है? अगर दिल्ली की हवा का मुंबई की हवा से कंपैरिजन करेंगे तो ठीक है। अब इधर तो है दिल्ली की हवा और उधर तुमने अकेला मुंबई लिख दिया। अब जरा समझें इस बात को, ये क्या है यहाँ पर? वर्ब, और वर्ब से पहले क्या होता है? वर्ब का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। वैसे फिलहाल कह तो इस पूरे को सब्जेक्ट सकते हैं, ये पूरा का पूरा वर्ब से पहले होता है तो पूरा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब ये पूरा नाउन फ्रेज बन जाएगा यहाँ पर, है ना। और प्रीपोजिशन है दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट है। अब इधर आए कि इधर कंपैरिजन कैसा हो रहा है? इतने से कंपैरिजन कर रहे हैं, द एयर ऑफ दिल्ली, और ये क्या है? ये देन आपका कंजंक्शन है, ये तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूं मोहन इज टॉलर देन रोहन, क्या मोहन रोहन से ज्यादा लंबा है, तो ये देन आता है वहां पर। और देन के बाद में आपने सीधा लिख दिया यहां पर मुंबई, जो कि गलत हो जाएगा सर। सेम कंपैरिजन करो, यानी स्ट्रक्चर सेम करना पड़ेगा। इधर दिल्ली की हवा है तो उधर भी क्या चाहिए? उधर भी मुंबई की हवा चाहिए जब तुलना होगी। यानी कि वहां पर मुंबई आप डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, तो फिर उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? उसकी जगह बेटा आपको लिखना पड़ेगा पूरा। जब इधर इधर है द एयर ऑफ मुंबई, सॉरी द एयर ऑफ दिल्ली, तो उधर भी क्या लिखोगे? द एयर ऑफ मुंबई। अब ठीक है, अब तुलना सही हो गई। यानी कि सेंटेंस कैसे पढ़ा जाएगा? द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई। अब तो ठीक है, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के चक्कर में आप जरा देखें, नाउन रिपीट हो गया। कौन सा नाउन रिपीट हो गया? कौन? एयर। ये द एयर यहां पर भी आ रहा है और एयर यहां पर भी आ रहा है। अब इस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए क्या बनाते हैं हम? प्रोनाउन लगाते हैं, है ना। तो अब यहां पर ये द एयर को हटा के इसकी जगह क्या लिख दो? इसकी जगह लिख देंगे दैट। ऑफ तो पहले से लिखा हुआ है ना। तो यानी कि सही सेंटेंस एकदम शुद्ध कैसे पढ़ा जाएगा? एकदम शुद्ध, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई। क्या सीखा बेटा अभी अभी हमने? कि ये सेंटेंस में मुंबई से कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस करने के लिए इधर दी एयर ऑफ दिल्ली है तो उधर भी दी एयर ऑफ मुंबई चाहिए, पहली बात। और इतना लिखने से सेंटेंस तो सही हो गया, लेकिन नाउ रिपीट हो गया, तो दी एयर की जगह पर हम क्या लिख देंगे? दैट लिख देंगे। अब सेम काम हुआ है दूसरे सेंटेंस में। यहां पर क्या लिखा हुआ है? द स्टोरीज ऑफ द रामायण। आर क्या है आपकी? वर्ब है। आर मोर इंटरेस्टिंग देन द महाभारत। अब देखो देन कंजंक्शन है फिर से, यहां पर दोनों की दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है बस। उसके देन के बाद में अगर इधर रामायण की कहानियां हैं तो उधर भी तो महाभारत की कहानियां होनी चाहिए। रामायण की कहानियों का महाभारत से कैसे तुलना होगा? महाभारत की कहानियों से होगा। रामायण के जो कैरेक्टर्स थे उन कैरेक्टर्स का यानी कि जो पात्र थे उन लोगों का कंपैरिजन जो महाभारत में काम कर रहे थे उन लोगों से होगा। महाभारत से कैसे हो जाएगा? यानी कि यहां पर हम सीधा सीधा द महाभारत ऐसा तो लिख नहीं पाएंगे। तो फिर इसकी जगह क्या करोगे? पहले स्ट्रक्चर को बैलेंस करो। इधर रामायण की कहानियां हैं तो उधर महाभारत की भी क्या चाहिए? कहानियां चाहिए। यानी देन के बाद में यहां पर लिखोगे, ये पहला था ये दूसरा, इधर आपको पूरा लिखना पड़ेगा देन। देन के बाद द स्टोरीज ऑफ द महाभारत। महाभारत
अब स्ट्रक्चर बैलेंस हो गया। कैसे पढ़ेंगे सेंटेंस? द स्टोरीज ऑफ द रामायण आर मोर इंटरेस्टिंग देन द स्टोरीज ऑफ द महाभारत। क्लियर है? लेकिन फिर से वही नाउन रिपीट हो गया। कौन सा नाउन? द स्टोरीज। ये यहां तो लिखा तो है ना द स्टोरीज, पहले ही लिखा है, और ये यहां पे आ गया। तो इस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए अब क्या लिखोगे यहां पर? एक प्रोनाउन लिखोगे। अब प्रोनाउन कौन सा लिखोगे? दैट। अब दैट नहीं लिखना है यहां पर, अभी सीखा था दैट सिंगुलर होता है, तो अब इसकी जगह पर क्या लिखोगे बेटा? अब लिखोगे दोज। यानी कि एक बार फाइनल सेंटेंस कैसे पढ़ा जाएगा? द स्टोरीज ऑफ द रामायण आर मोर इंटरेस्टिंग देन दोज ऑफ द महाभारत। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है तो नोट करेंगे, और छोटे छोटे दो सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं, उन्हें सही करके दिखाएं मुझे। चलिए नोट करें जल्दी से। हो गया जी? चलिए आगे बढ़े। हटाए ना इसको। देखो, आपसे पूछा मैंने एक छोटा सा सवाल, जहां पर लिखा है द बिल्डिंग्स इन नोएडा, द बिल्डिंग्स इन नोएडा आर लॉन्गर देन ग्वालियर। इसको ठीक करेंगे पहले। द बिल्डिंग्स इन नोएडा आर लॉन्गर देन ग्वालियर। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आपके लिए, दूसरा लिखा मैंने आपको, द कॉस्ट ऑफ रोहन्स बाइक इज हायर देन कपिल। चलिए दोनों सेंटेंस को, दोनों के दोनों सेंटेंसेस को जल्दी से ठीक करके मुझे दिखाएंगे। ट्रांसलेशन दोनों का सभी को समझ में आ रहा है? द बिल्डिंग्स इन नोएडा आर लॉन्गर देन ग्वालियर। नोएडा में जो बिल्डिंग्स हैं वो ग्वालियर से ज्यादा लंबी हैं, ये कहना चाह रहा है। और दूसरे में द कॉस्ट ऑफ रोहन्स बाइक इज हायर देन कपिल, के रोहन के रोहन की बाइक की जो कीमत है वो कपिल से ज्यादा है। करके दिखा दोनों को ठीक। कैसे ठीक करोगे? सही होना चाहिए बिल्कुल।
हुआ किसी से? हो गया? दिखाओ जरा, दिखाओ जी। द बिल्डिंग्स इन नोएडा आर लॉन्गर देन दोज ऑफ ग्वालियर। दिखाओ। गलत है, दोनों का गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं। ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, आपके भी दोनों गलत हैं, इनके भी गलत हैं। और कोई दिखाओ। ध्यान से सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे हमको, कहीं माइन्यूट सा कुछ छूट तो नहीं रहा। आप दिखाओ। दीज कहाँ आता है बेटा? या तो दैट आता है या दोज आता है, दीज तो आता ही नहीं है। और दिखाओ। हाँ जी देवराज, करो जल्दी, इतना टाइम नहीं लेने। लाओ अल्फिया। हो गया नहीं हुआ? दिखाओ। दोज इन ग्वालियर, उसके बाद में दैट ऑफ कपिल्स। हाँ जी, आपका सही हो गया, दोनों सही हो गए। आपका एक सही था, एक गलत था, है ना। चलिए बोर्ड पे देख लेंगे सभी लोग। पहले तो देखो बेटा, द बिल्डिंग्स इन नोएडा आर लॉन्गर देन ग्वालियर। ये आर आपकी वर्ब है। इस वर्ब से पहले जितना स्ट्रक्चर है, द बिल्डिंग्स इन नोएडा, नोएडा में बिल्डिंग्स हैं, और देन के बाद देन एक कंजंक्शन है, इसके बाद आपने सीधा ग्वालियर लिख दिया। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? नोएडा में जो बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स का कंपैरिजन ग्वालियर में जो बिल्डिंग्स हैं उनसे होगा ना। कि ग्वालियर शहर से ही कर दोगे तुम कंपैरिजन? नहीं, शहर से नहीं होगा। यानी कि ग्वालियर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर पहले पूरा लिखो, पहले स्ट्रक्चर तो बैलेंस करो। नोएडा में बिल्डिंग्स हैं तो ग्वालियर में भी बिल्डिंग्स तो लेके आओ पहले। यानी कि यहाँ पर लिखोगे द, देन के बाद, यहाँ देन के बाद लिखोगे, देन के बाद ग्वालियर नहीं, क्या लिखोगे? देन द बिल्डिंग्स इन देन द बिल्डिंग्स इन ग्वालियर, ये लिखोगे। अब स्ट्रक्चर बैलेंस हो गया। इधर भी द बिल्डिंग्स इन नोएडा है और इधर भी द बिल्डिंग्स इन ग्वालियर है। अब स्ट्रक्चर बैलेंस हो गया। लेकिन अब वो नाउन रिपीट कौन सा हो गया? बिल्डिंग्स। ये बिल्डिंग्स नाउन रिपीट हो गया। इसके ऊपर क्या डाल दो? प्लूरल है ना ये, तो प्लूरल है तो क्या लिखोगे? दोज। सिंगुलर होता तो क्या लिखते? दैट। दीज और दिस नहीं आते यहां पर। समझो, एक बच्चे ने दीज लिख दिया, तुमने जरा देखो क्यों। सर मैंने अभी आपको क्या बताया कि दिस और दैट, सॉरी दिस और दीज, ये पास की चीजों को रेफर करते हैं, और दी और दैट और दोज वो दूर की चीजों को। तो इधर वाली जो चीजें वो तो पास की हो गई, दिस या दीज से रिप्रेजेंट हो गई, ये तो पहले ही। और अब उधर लिखोगे तो या तो सिंगुलर नाउन को रिपीट होने से बचाना है तो दैट लिखोगे, और प्लूरल नाउन को बचाना है तो दोज लिखोगे। अब देखो, अब सेंटेंस पढ़ा जाएगा। द बिल्डिंग्स इन नोएडा आर लॉन्गर देन दोज इन ग्वालियर। जो प्रीपोजिशन यहां है ना, वही प्रीपोजिशन यहां आएगा। तुमने दोज ऑफ ग्वालियर कर दिया, सबने रट गए तुम तो चीजों को। प्रीपोजिशन यहां इन है तो इन ही आएगा, ऑफ है तो ऑफ ही आएगा, एट है तो एट ही आएगा। बात समझ रहे हो? अब दूसरा सेंटेंस बच्चों वाला हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या है? इज क्या है? आपकी वर्ब है, और वर्ब से पहले ये कॉस्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है। देन आपका कंजंक्शन है। देखो पता चल गया तुरंत कि द कॉस्ट ऑफ रमन्स, सॉरी द कॉस्ट ऑफ रोहन्स बाइक इज हायर देन कपिल। रोहन की बाइक की कीमत कपिल से ज्यादा है ना। कॉस्ट नहीं, यहां पर प्राइस होना चाहिए, है ना। अच्छा, कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है? कौन बताएगा मुझे? इन दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है? एक तो होता है बेटा कॉस्ट और एक होता है प्राइस। एक तो होता है कॉस्ट और एक होता है प्राइस। इन दोनों में क्या अंतर है? मार्केट में जाके कुछ लाना है ना आपको, जैसे आपको एक बैग लेके आना है, एक मोबाइल फोन लेके आना है या कुछ और लेके आना है, तो आप क्या पूछते हो? भैया इसकी प्राइस कितनी है, भैया इसकी कॉस्ट कितनी है।
दोनों पूछ लेते हैं, कॉस्ट भी पूछ लेते हैं हम तो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक एक क्या खरीदा, मैंने एक बेडशीट खरीदी या मैंने एक मैट्रेस खरीदा, कुछ भी मैंने घर का सामान खरीदा, तो मैंने उससे पूछूंगा शॉपकीपर से कि सर इसकी कॉस्ट क्या है। पूछते हैं ना, क्या अंतर है। हाँ हाँ, एकदम सही बताया इस बच्चे ने। कॉस्ट और प्राइस में यही अंतर होता है। एकदम सही बताया इस बच्चे ने। क्या नाम क्या है आपका? महिमा। महिमा ने सही आंसर दिया है। देखिए, कॉस्ट का मतलब है जितने पैसों में कोई चीज बन के तैयार हुई वो कॉस्ट है, और प्राइस का मतलब है जितने पैसों में अब वो चीज को सेल किया जाएगा वो प्राइस है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, मान लीजिए ये एक पानी की बोतल है, ठीक है। अब ये पानी की बोतल को मुझे कितने रुपए में दिया, लेट से उन्होंने 100 रुपीज में दिया, तो क्या वो 100 रुपए में ही बन के तैयार हुई होगी, तो फिर उनका प्रॉफिट कहाँ जाएगा। अब इस कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं पर पेन बनता है, कहीं पर बोतल बनती है, कहीं कंप्यूटर बनते हैं, कहीं पर ये कैमरा बनता है, कहीं शर्ट बनती है, वॉच बनती है, फैन बनते हैं, कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे ये जी। तो वहां पर मैन्युफैक्चर होने के लिए वर्कफोर्स भी लगा होगा, मतलब कुछ इंसान लगे होंगे, कामकाज वाले, यानी वर्कर्स लगे होंगे। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी आते होंगे, वहां पर लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, बिल्डिंग्स के रेंट देने पड़ते हैं। ये सब पूरा खर्चा करने के बाद ना रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, मशीनों का खर्चा, मशीनों के मेंटेनेंस का खर्चा। तो ये सब मिला के बोतल बनाने वाली कंपनी ने बोतल को बना के तैयार कर दिया 50 रुपए में। कितने रुपए? तो 50 रुपीज इसकी क्या है, कॉस्ट है। लेकिन क्या आप लेने जाओगे तो ये 50 रुपीज में ही मिलेगी आपको? आपको क्यों मिलेगी? वो तो खर्चा आया है उतना इसको तैयार करने में, अब आपको मिलेगी वो 100 रुपीज की। यानी कि वो 100 रुपीज क्या है, इसकी प्राइस है। 50 रुपीज क्या थे उसके, कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अब कॉस्ट नहीं, क्या लिखना चाहिए मुझे, प्राइस लिखना चाहिए। सही तो यही होगा टेक्निकली, यानी यहां पर लिखना चाहिए आपको प्राइस, ठीक है। और अब तुम लोगों को भी समझ में आ गया होगा, आज के बाद कुछ भी लेने जाओगे मार्केट में क्या पूछोगे, कॉस्ट या प्राइस? प्राइस। कि सर इसकी प्राइस कितनी है, भाई साहब इसकी प्राइस बता दो, है ना। कॉस्ट क्यों बताएगा वो तुम्हें, और कॉस्ट जान के तुम कर क्या लोगे, प्राइस पूछना है आपको। एनीवे तो क्या बता रहा हूं मैं आपको बेटा, जब इधर इज वर्ब से पहले इधर ऐसा स्ट्रक्चर है, द प्राइस ऑफ रोहन्स बाइक इतना है, तो उधर तुम सीधा कपिल नहीं लिख दोगे। अगर इधर रोहन की बाइक की कीमत है तो उधर भी कपिल की बाइक की कीमत होनी चाहिए, तब होगा बैलेंस, है ना। यहां पर देखो दो दो पोजीशन बना रखे हैं, बाइक पर पोजीशन है किसका, रोहन का, और सॉरी बाइक पर रोहन का पोजीशन है, और प्राइस पर बाइक का पोजीशन है। दो पोजीशन है इधर, दो पोजीशन उधर बनाने पड़ेंगे। यानी देन के बाद आप डायरेक्ट कपिल नहीं, देन के बाद आपको स्ट्रक्चर बैलेंस करना पड़ेगा। लिखो डायरेक्ट कपिल नहीं, जब इधर रोहन की बाइक की कीमत है उधर भी कपिल की बाइक की कीमत चाहिए। कैसे होगा, द प्राइस ऑफ कपिल्स बाइक। हो गया नहीं हो गया बैलेंस? हाँ जी, अब बैलेंस हो गया स्ट्रक्चर, देख लीजिए। द प्राइस ऑफ रोहन्स बाइक इज हायर देन द प्राइस ऑफ कपिल्स बाइक। अब ठीक है, लेकिन ऐसा करते ही फिर से नाउन रिपीट होने लगे, और इस बार तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ गई, दो दो नाउन रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से? प्राइस ऑफ बाइक, देखो द प्राइस यहां लिखा है, द प्राइस यहां भी लिखा है, बाइक यहां लिखा है, बाइक यहां भी लिखा है। अब क्या उपाय है सर इसका? इतना तो हम सीख गए थे कि द प्राइस को उठा के सिंगुलर है प्लूरल है, प्राइस सिंगुलर है तो दैट या दोज, दैट लिखेंगे। लेकिन एक नाउन अभी भी है जिसको रिपीट होने से हमने बचाना है ना। तो इसकी यहां पर क्या करोगे, कोई उपाय नहीं है आपके पास, आप यहीं पर सेंटेंस खत्म कर दीजिए, कपिल्स भाई, बस। बाइक को आप लिखिए ही मत, वो कपिल्स के बाद में ना बाइक को आप फुल स्टॉप लगा दोगे तो ये कपिल्स, लेकिन ये जरूर रहेगा, ये एपोस्ट्रोफी एस ये जरूर रहेगा, यहीं पर बाइक को अंडरस्टूड मान लिया जाएगा। अच्छा, तो फाइनल बता दो आप हमको कि फाइनली हाउ द सेंटेंस विल बी स्पोकन। फाइनली द सेंटेंस विल बी स्पोकन लाइक दैट, द प्राइस ऑफ रोहन्स बाइक इज हायर देन दैट ऑफ कपिल्स, दैट्स इट। बात समझ में आती है? चलिए, तो ये आज हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का बेस देखा, और इसके बाद में हाउ द क्वेश्चंस आर टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, इस सेक्शन से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये सब हमने देखा। चलिए, तो कल की क्लास में हम इससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल की क्लास में।